ये जो बीजेपी के नेता कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते थे, आज भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं कोई काम बिना पैसे के कहीं कुछ नहीं होता। सोचा भी नहीं था, एक खुला कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाए। राम को तो सारे ही, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कमी क्या, गिरावट आ गई, हुआ ही कुछ नहीं। ये पेरिस पे कैसे अटके हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह, N1 लाइव हरियाणा में आपका स्वागत है। भारत के अंदर राजनीति का इतिहास बड़ा पुराना है। हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। हर राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। कुछ वादे पूरे हो जाते हैं तो कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं, जिस पर जनता भी हर बार नाराज दिखाई देती ही देती है। अगर बात करें हम हरियाणा की, हरियाणा के अंदर बहुत ही जल्द लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपना दमखम दिखाने को तैयार है और हर राजनीतिक पार्टी के अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी के अंदर राम मंदिर की लहर चल रही है। उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। तो जनता इस बार किन मुद्दों के ऊपर वोट करेगी, इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा से राजन मेहता। नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि राजन जी, आप जानते हैं कि सिरसा और हरियाणा के अंदर बहुत जल्दी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों के ऊपर जो जनता है इस बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास करने जा रही है? आपने पहले खुद ही कहा कि जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं चुनाव के वक्त, और बाद में आप खुद देखिए, पिछली बारी जब चुनाव हुआ था तो सिलेंडर के दाम बढ़ने पे ये जो बीजेपी के नेता कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते थे, उस टाइम सिलेंडर के दाम और आज के सिलेंडर के दाम आप चेक करिए। पेट्रोल के दाम उस टाइम के, क्रूड ऑयल के दाम उस टाइम के और आज के आप चेक करें तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन झूठे दावे करता है और कौन क्या खेल खेल रहा है। तो महंगाई का, भ्रष्टाचार का और बेरोजगारी का, ये सभी मुद्दे आज चरम पर है। अगर मैं कहूँ तो ये कभी इतना, किसी भी दफ्तर में आप चले जाएं, आज भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं कोई काम बिना पैसे के कहीं कुछ नहीं होता। और महंगाई तो आप खुद आप देखिए, सब्जियों के दाम, आपको मैंने जैसे बताया, हर चीज में महंगाई चरम पर है। जैसे कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का अलायंस बना है, उनको मिलकर एक मुद्दा है ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर। उनका कहना है कि जो ईवीएम पर जब भी वोटिंग की जाती है, जो बैलेट पेपर होता है उसको भी स्टोर करके काउंट किया जाए। तो इस पर आपका क्या रुझान है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर लोगों के मन में संदेह आया तो उसकी एक वजह होती है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जिस तरह के नतीजे आए हैं, या मध्य प्रदेश में भी कहें, तो ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खुला कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां पे सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं संदेह, अगर लोगों ने ही संदेह उठाया तो कुछ ना कुछ बात होती है, तभी ऐसी बातें आगे। पर हिमाचल के अंदर भी आपकी सरकार आई थी, तो कह सकते हैं ऐसे। अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने दूसरों को भी कहीं ना कहीं दिखाना ही है। अगर वो 100 के 100% अगर इस तरह करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कह सकते हैं, अभी ये इन बातों में कोई क्या सच्चाई है नहीं है, ये तो अब जांच के बाद ही आगे पता लग सकता है। आज कुछ भी कहें तो ऐसा नहीं। जैसे कि बात करें बीजेपी की, आज बीजेपी की पार्टी का एक ही बड़ा मुद्दा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और सोशल मीडिया पर भी ये भी ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है। तो आपका क्या मानना है, इसका क्या असर पड़ेगा सिरसा की राजनीति पर? देखिए, राम को तो लाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। राम को तो सारे ही मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारे चुनावी मुद्दे ये होने चाहिए, अभी भ्रष्टाचार हो गया, नीतियां होगी सरकार की, क्या नीति बेरोजगारी दूर कर रही है, किस नीति से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, किस नीति से हमारी तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मुद्दे होने चाहिए। राम का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, और जो सिरसा की एमपी है वो बीजेपी से है, और जो यहाँ के एमएलए हैं वो भी बीजेपी को समर्थन देते हैं। तो भी आप क्या मानते हैं कि सिरसा के विकास कार्यों में कोई कमी दिखाई दी? बिल्कुल कमी क्या, गिरावट आ गई, हुआ ही कुछ नहीं। आप देखिए, यहाँ पे जितनी घोषणाएं हुई, एक भी कहीं पूरी आई है तो बताएं। आप मेडिकल कॉलेज को ले लो, ओवर ब्रिज को ले लो, अंडर ब्रिज को ले लो, मिनी बाईपास जो शहर में बनना था उसको ले लो। आप किसी भी चीज पे आ जाओ, शहर में जो सड़कें आपसे छुपी नहीं है, मेडिकल जो चीजें हैं हमारी, हम उसमें पिछड़ गए, शिक्षा में हम पिछड़ गए। आप बताइए किस चीज में हम आगे गए। सिरसा के विधायक का बयान हमेशा चर्चाओं में रहता है और विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहता है। उनका कहना है कि हम सिरसा को पेरिस बनाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये पेरिस पे कैसे अटके हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। या तो इनको पसंद है पेरिस, तो अच्छी बात है, लेकिन अब वो बनाए फिर। आप खुद देखिए, पहले भी कुछ लोग कहते रहे अभी पेरिस बनाएंगे, जो आता है कह देता है पेरिस बनाएंगे। अरे भाई, सिरसा को सिरसा ही बना दो, जो पिछला सिरसा था पहले वाला वही ठीक था। तो आज तो कोई हालात ही नहीं है। पेरिस बनाते बनाते गर्त में ले गए हमारे शहर। सिरसा के अंदर गोकुल सेतिया हैं, वो भी एक दावेदारी रखते हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? उनको अब मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना
चाहता, लोगों को भली भांति ज्यादा पता है, लोग ध्यान देंगे इस बारे में, मैं क्या हूँ, वो क्या है, कौन क्या है। तो मैं कांग्रेस किसी के बारे में निजी टिप्पणी कांग्रेस के लिए टक्कर मानते हैं उन आप सिरसा के लिए उन्हें? मैं किसी को भी टक्कर नहीं मानता। मतलब एक तरफा माहौल मान मान रहे बिल्कुल आप कांग्रेस का। देखिएगा एक तरफा माहौल आएगा और बिल्कुल हम यहाँ से हमारी जीत भी होगी और हम हरियाणा में सरकार भी बनाएंगे, कांग्रेस आके सरकार बनाएगी और विकास के द्वार खुलेंगे सिरसा के लिए। मैं तो एक दावे से ये बात कह सकता हूँ। जैसे कि कुछ समय पहले सिरसा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रैली हुई थी और उसके अंदर काफी जो जनता है वो दिखाई दी थी, लेकिन सिरसा के जो सारे कांग्रेस के नेता है वो स्टेज पर दिखाई नहीं देते। तो क्या आपका मानना है कि सिरसा भी गुटबाजी का शिकार होता जा रहा है? ऐसा मुझे तो लगता है मीडिया द्वारा जो ज्यादा फैलाया जा रहा है, तो सारे नेता सारे एक टाइम पे हर जगह नहीं हो सकते, कोई जरूरी नहीं होता, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मेरे को नहीं लग कहीं। सिरसा के अंदर किसके उम्मीदवार को उतारा जाएगा, हुड्डा के या शैलजा के? ये किसी के पर्सनली नाम लेके हम कोई नहीं उतारा जाएगा, कांग्रेस का उम्मीदवार होगा सिरसा में, जो भी होगा कांग्रेस का तो उम्मीदवार। ये जो टिकटॉक की दावेदारी और है, ये हमारा काम नहीं है, ये ऊपर वालों का काम है, वो उतारेंगे उम्मीदवार और कांग्रेस का उम्मीदवार उतरेगा यहाँ जो। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा जो है बिल्कुल अपर लेवल से ही आएंगे कैंडिडेट के नेम्स, बिल्कुल पार्टी करेगी जो, स्टेट लेवल से नहीं आएंगे? बिल्कुल देखो सबका मिलजुल के ही फैसला होता है, लेकिन हमारे लेवल की नहीं है, हम तो यहाँ मैदान में लड़ने वाले सिपाही हैं, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर सिरसा के अंदर अगर मान लेते हैं कि भाजपा अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस आती है स्टेट के अंदर, तो उसके बाद सिरसा के अंदर क्या विकास कार्य होंगे जो आप सोचते हैं अब तक पेंडिंग थे और हो जाने चाहिए थे? देखो सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज का है, और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी शहर दो हिस्से में बटा हुआ है, फाटक के उस पार और इस पार, दो तीन जगह पे अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बनने वाले हैं, और सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। सीवरेज व्यवस्था जो हमारी है, आप अभी भी जब भी बारिश आती है तो पानी कितना कितना खड़ा होता है, आपको सारों को ध्यान ही है। तो ये सारे काम है, मेडिकल को लेके मेडिकल कॉलेज का आपको बताया, जैसे कॉलेज की अब कोई जो हमारे शिक्षा में जो कई चीज़ों की शिक्षा पिछड़ी हुई है उसको आगे बढ़ाना, स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाना, शिक्षा, मेडिकल, और जो ये नहरें हैं जो हमारी इरिगेशन की, क्योंकि हमारा सारा सबसे ज़्यादा सिरसा का जो मतलब इकोनॉमी जो है वो इसमें है, हमारी कृषि आधारित है। तो कृषि तभी अच्छी होगी, यहाँ पे इरिगेशन के साधन और बढ़ेंगे। तो और एक इंडस्ट्री नहीं है हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। एक क्लस्टर विकसित होना चाहिए इंडस्ट्री का, जिसमें आपको वो मिले, जैसे ब्याज दरों में कटौती मिले, कोई एक्साइज में छूट मिले, तो इंडस्ट्री आगे लगेगी, हमारा युवा जो है वो रोजगार मिलेगा उसको, वो नशे से दूर होगा। ये सारे काम करने वाले हैं हमारे। और दोनों ही पार्टी की तरफ से बिजली के बिलों को लेकर काफी वो किया जा रहा है कि आगे बिजली के बिल माफ किए जाएंगे या इसके ऊपर काफी काम होंगे। सरकारें दोनों ही रह चुकी हैं, स्टेट हरियाणा के अंदर कहें, कांग्रेस की भी रह चुकी है, बीजेपी की भी है, तो ये चीजें पहले ध्यान में दोनों सरकारों के नहीं, लिए, पहले जब 2004 में कांग्रेस आई थी, जब 2005 में, तो पहली कलम से मुख्यमंत्री बने थे जो, उन्होंने बिजली के बकाया बिल पिछले माफ किए थे। आप रिकॉर्ड निकाल के देखना, 1600 करोड़ रुपया उस टाइम था, वो माफ हुए थे उस टाइम, ऐसा नहीं है नहीं हुए। अब 28 तारीख को शैलजा जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं किस तरह का जन समर्थन दिखाई देगा और उसमें आपका कितना सहयोग रहेगा? देखो हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं और रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी, आप देख लेना, पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, बढ़िया रैली होगी। शैलजा जी के लिए उत्साह भी है लोगों में, क्योंकि वो यहाँ पे हमारी पुरानी एमपी रही हैं, दो बारी उनके पिताजी रहे हैं, तो लोगों में काफी उत्साह है, उनका हर परिवार के साथ पर्सनल टच है, तो लोग इंतजार में हैं। उस दिन पूरा आप देखेंगे, मंडी में आप देखेंगे पूरी जमावड़ा होगा। अभी हिट एंड रन एक केस बनाया गया था जिसके अंदर हड़ताल भी हुई, उसको लेकर अभी भी कई जगहों पर हड़ताल चल रही है जहाँ पर ड्राइवर का खासा नाराज चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जैसे आपकी पार्टी का भी कहना है कि सांसद एक तरफ बर्खास्त कर दी और कानून पास कर देते, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये इसको तो बहुत गहराई से अगर हम देखें तो ये तानाशाही की ओर जा रहे हैं। ये लोगों से इनका कोई सरोकार नहीं है, ना लोगों से जिनके बारे में कानून बनाए जाते हैं उनके मतलब उस वर्ग से भी कोई सलाह नहीं ली जाती भी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और ये एकदम से लाके कानून, पहले जैसे आपने देखा किसान विरोधी जो काले कानून ये लेके आए, जो वो कानून आए तो 1.5-2 साल तक हमारे कितने किसानों की जान गई।
तो ये इनको उससे ही एक सबक ले लेना चाहिए था, लेकिन ये फिर नए-नए कानून फिर लेके आ रहे हैं। और यही इनकी हार का कारण बनेगा। आप देखिए, क्योंकि लोग अब सोच रहे हैं अभी अगर ये एक बारी और आ गया तो आगे इलेक्शन होना ही बंद हो जाएँगे और ये हिटलरशाही इनकी बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण ही ये जो नए-नए कानून हर वर्ग के खिलाफ लेके आ रहे हैं, इनकी जो हार निश्चित है, आप देखिएगा। ये थे हमारे साथ सिरसा से राजन मेहता जी, जिन्होंने बताया कि सिरसा के अंदर कांग्रेस किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है और विकास के किन कार्यों को सबसे पहले पूरा करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।